सन 1739 दिल्ली अब भी एशिया की सबसे बड़ी और सबसे रईस सल्तनत की राजधानी थी। काबुल से लेकर कर्नाटक तक की उपजाऊ जमीनों पर मुगलिया झंडा लहरा रहा था। यह वही दिल्ली थी जहां की गलियों में लाखों की भीड़ रहती थी, लंदन और पेरिस दोनों की मिली हुई आबादी से भी ज्यादा। चांदनी चौक की गलियों में सोने चांदी की दुकानें चमकती थीं, महलों की दीवारें चित्रकला से सजी होती थीं और दरबारों में संगीत और नृत्य की गूंज उठती थी। बाहर से देखो तो ये शहर किसी सपनों की नगरी लगता था, लेकिन इस चमक के पीछे एक सच्चाई छिपी थी। सल्तनत का आधार हिल चुका था। औरंगजेब के बाद की आधी सदी ने मुगल ताकत को खोखला कर दिया था। दिल्ली की गद्दी पर बैठे सम्राट मोहम्मद शाह, जिन्हें लोग रंगीला कहते थे, वास्तव में शासक कम, एक रसिक और शौकीन बादशाह ज्यादा थे। उनके लिए सियासत दरबारियों और सलाहकारों का काम था। उन्हें तो ज्यादा मजा हाथियों की लड़ाई देखने, नृत्यांगनाओं की महफिल सजाने और कलाओं की कदर करने में आता था। रंगीला बादशाह का दरबार कलाओं का गहना बन गया। सितार और तबले को शाही दरबार तक पहुंचाने का श्रेय उन्हें मिला। होली के रंगों से लथपथ दरबार की तस्वीरें, यमुना किनारे शिकार पर निकलते बादशाह के चित्र और बागों में टहलते राजाओं की झलकियां, ये सब उसी युग की देन थीं। तवायफों की शौहरत भी इसी समय आसमान छू गई। कोई नूर बाई थीं तो कोई अधा बेगम। उनके कोठों की गलियों में हाथियों की सवारियां अटक जाया करती थीं, लेकिन इन्हीं रंग रंगीलियों के बीच सल्तनत की नींव दरक रही थी। राजनीति और शासन का बंटवारा अब दिल्ली से दूर के सूबेदार करने लगे थे। अवध के नवाब सादत खान और दक्कन के निजाम उल मुल्क ने अपने अपने इलाकों में लगभग स्वतंत्र राज कायम कर लिया था। वफादारी अब दिल्ली की गद्दी से नहीं बल्कि अपने स्वार्थ से तय होती थी। ये वही वक्त था जब पश्चिम से उठ रहा था एक तूफान, फारस का योद्धा नादिर शाह। नादिर शाह एक गरीब चरवाहे का बेटा, लेकिन किस्मत ने उसे सेनाओं का सरताज बना दिया। उसकी आंखें छोटी थीं पर उनमें पैनी चमक थी। उसका शरीर सख्त, उसकी चाल तेज और उसका इरादा लोहे सा कठोर। वो ना कला जानता था, ना रस्मों रिवाजों का शौकीन था। उसकी रुचि सिर्फ तलवार और खजाने में थी। फ्रांसीसी चिकित्सक बाजान ने लिखा कि नादिर ऐसा शख्स था जिसे देखकर लगता था कि वो सिंहासन के लिए ही पैदा हुआ है, और जब वो अपने सैनिकों के बीच खड़ा होता तो उसकी आवाज गरजते बादल जैसी गूंजती थी। सन 1732 में वो फारस का शाह बन चुका था। सफेद वंश का ताज उसने छीन लिया और 7 साल के भीतर उसकी नजरें भारत की ओर टिक गईं। उसे पता था कि दिल्ली के खजाने में कोहिनूर और तख्ते ताऊस जैसे नगीने हैं, जिन्हें पाकर उसकी दौलत का आसमान कोई छू नहीं सकता। बहाना उसने निकाल लिया। मुगलों पर आरोप लगाया कि उन्होंने उसके दुश्मनों को शरण दी और ईरानी दूतों का सामान जब्त कर लिया। असलियत ये थी कि वो बस दिल्ली की अकूत दौलत लूटना चाहता था। दिल्ली दरबार को कई बार चेतावनी मिली। काबुल के राज्यपाल नासिर खान ने लिखा भी कि नादिर शाह हमला करने वाला है, लेकिन रंगीले बादशाह और उनके दरबारियों के कान पर जूं तक ना रेंगी। वो तो अब भी महफिलों में डूबे हुए थे। फिर आया मई 1738 का दिन। नादिर शाह ने अफगानिस्तान की तरफ चढ़ाई शुरू कर दी। साल पूरा होते होते काबुल उसके कब्जे में था। वहां के राज्यपाल ने बार बार दिल्ली को पुकारा, हमें तनख्वाह दो वरना सेना बिखर जाएगी। लेकिन मोहम्मद शाह के खजाने के दरवाजे उसकी फरियाद पर भी नहीं खुले। नतीजा ये हुआ कि बाला हिसार का किला भी हाथ से निकल गया। नादिर शाह का बढ़ता कदम रुकने वाला ना था। उसने खैबर दर्रे को पार की और आगे बढ़ता गया। मुगल साम्राज्य के 3 बड़े सेनापति, खुद बादशाह की फौज, अवध की फौज और दक्कन की फौज करनाल में उसके सामने आई। ये सेना गिनती में 10 लाख से ऊपर थी, पर अनुशासन, वो तो कहीं दिखाई नहीं देता था। हर सरदार अपनी मर्जी से लड़ता, आदेश की कोई कद्र नहीं थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग लिखते हैं कि अगर ये सेना यूरोपीय अनुशासन से सजी होती तो दुनिया जीत सकती थी, पर असलियत ये थी कि ये सेना बस एक भीड़ थी। नादिर शाह की 1.5 लाख की फौज ने इस भीड़ को पल भर में कुचल दिया। उसके सैनिक ताजा हथियारों से लैस थे, स्वाइवल गन जो घोड़ों पर रखकर चलाई जाती थीं, बख्तरबंद गोलियां। फारसी सिपाही अनुशासित थे और मौत की तरह खामोशी से वार करते थे। उधर मुगल फौज अपनी भारी घुड़सवार टुकड़ियों को आगे धकेलते रही। अवध के नवाब सादत खान ने बिना सोचे समझे हमला किया। निजाम उल मुल्क ने उसे चिताया भी कि जल्दी का काम शैतान का होता है, लेकिन सादत खान ने परवाह नहीं की। जैसे ही वो फारसियों की कतार के करीब पहुंचा, नादिर की हल्की घुड़सवार सेना बगल हट गई और सामने से बरसने लगी गोलियों की बारिश। कुछ ही मिनटों में सादत खान की घुड़सवार फौज लाशों का ढेर बन चुकी थी। सादत खान घायल होकर पकड़ा गया। उसे नादिर के सामने पेश किया गया। वहां उसने अपमानित होकर अपने ही बादशाह से बदला लिया। उसने नादिर शाह को दिल्ली के खजाने का राज खोल दिया।
वहां अकूत दौलत है, अपनी मांग 100 गुना बढ़ा दो। ये सलाह मुगलिया ताज के लिए मौत का परवाना साबित हुई। अब मोहम्मद शाह नादिर के शकंजे में था। बादशाह को बुलाकर नादिर ने दिखावटी सम्मान दिया, फिर उसे बंधक बना लिया। उसके अंगरक्षकों से हथियार छीन लिए गए। धीरे धीरे मुगल शिविर का सब कुछ फारसियों ने अपने कब्जे में ले लिया, यहां तक कि मुगल हरम और निजी खजाने तक भी। आनंद राम मुखलिस, उस दौर के कवि और इतिहासकार, ने लिखा कि ये 10 लाख की शानदार फौज थी, लेकिन बंधक बन चुकी थी। उसका सामान, उसके सरदार, यहां तक कि उसका बादशाह, सब कुछ अब नादिर के रहमो करम पर था। अब दिल्ली का रुख किया गया। एक विजेता और एक पराजित बादशाह, दोनों एक साथ हाथी के हौदे में सवार होकर आगे बढ़े। एक दिन मोहम्मद शाह खामोशी से किले में दाखिल हुआ और अगले दिन नादिर शाह नवरोज के पर्व पर विजेता की शान के साथ। शाहजहां का महल अब नादिर शाह का डेरा था और रंगीले बादशाह को जनान खाने में धकेल दिया गया। लेकिन असली तूफान अभी बाकी था। दिल्ली, जो कल तक शानो शौकत और रंगीनियों का शहर था, अब डर और बेचैनी के साए में डूब चुका था। नादिर शाह की 40,000 की फौज शहर में उतर आई थी। वे सैनिक घरों में घुसकर ठहरते, लोगों के राशन पर कब्जा करते और बाजारों में हुकूमत की तरह खड़े रहते। अनाज की कीमतें अचानक बढ़ गईं और फिर एक चिंगारी ने इस शहर को नर्क बना दिया। कहा जाता है कि पहाड़गंज के पास, जहां आज रेलवे स्टेशन है, वहां अनाज के व्यापारी नादिर शाह के सैनिकों से भिड़ गए। व्यापारी अपनी रोटियां बचाने के लिए कीमतें घटाने से मना कर रहे थे। इसी बीच अफवाह फैल गई कि नादिर शाह को उसके ही महल की एक रानी की रक्षक ने मार गिराया है। बस यही अफवाह चिंगारी बनी। दिल्ली वालों ने अचानक फारसी सैनिकों पर हमला कर दिया। गलियों में भीड़ उमड़ पड़ी। जो भी फारसी सैनिक नजर आता, उस पर हमला होता। कुछ ही घंटों में 900 सैनिक मारे गए। लेकिन नादिर शाह कौन था? वो कोई आम बादशाह नहीं, बल्कि खूनखार योद्धा था। अगले ही दिन उसने अपने सिपाहियों को कत्लेआम का हुक्म दिया। और ये कत्लेआम किसी 1-2 मोहल्लों तक सीमित नहीं था। पूरे शहर में खून की बारिश हुई। सुबह ठीक 9 बजे नादिर शाह लाल किले से निकला और चांदनी चौक की सुनहरी मस्जिद की ऊंची छत पर खड़ा हो गया। नीचे उसकी फौज पागलों की तरह टूट पड़ी। घर घर तलवारें घुसीं, गलियां चीखों से भर गईं। दरीबा की बेशकीमती जोहरियों की दुकानों को लूट लिया गया। मस्जिदों और घरों में आग लगा दी गई। इतिहासकार गुलाम हुसैन खान ने लिखा, नादिर के सैनिक लाशें छोड़ते जाते, सोना चांदी बटोरते जाते और औरतों को उठा ले जाते। गलियां सड़ती लाशों से भर गईं। हवा तक सड़ान से जहरीली हो गई। लगभग 30,000 दिल्ली वाले उस दिन कत्ल कर दिए गए। 30,000, एक शहर की धड़कन, एक राजधानी की जान, पल भर में मिट्टी में मिला दी गई। डच यात्री मैथ्यूज वैन लिप्साई ने लिखा, ऐसा लगता था जैसे आसमान से खून बरसा हो। नालों में पानी नहीं, खून बह रहा था। हजारों औरतें और बच्चे गुलामी की जंजीरों में जकड़ लिए गए। दिल्ली की उस तबाही का असर ऐसा था कि खुद सआदत खान, जो कुछ ही समय पहले नादिर शाह को दिल्ली के खजाने का पता बता चुका था, अब जहर खाकर मर गया। शायद उसे एहसास हो गया था कि उसने अपने ही शहर के खून में हाथ डुबो दिए हैं। निजामुल मुल्क, जो कभी उसका प्रतिद्वंदी था, अब अपने बादशाह के लिए रहम की भीख मांग रहा था। उसने अपनी पगड़ी खोलकर नादिर शाह के पैरों में गिर पड़ा। उसने कहा, अगर सजा देनी है तो मुझे दो, लेकिन मासूमों पर रहम करो। और तभी नादिर शाह ने अपनी तलवार म्यान में रखी। कत्लेआम रुक गया। लेकिन उसकी एक शर्त थी, दिल्ली को अपनी ही दौलत से मुआवजा देना होगा, 100 करोड़ रुपए। सोचिए उस जमाने में 100 करोड़ का मतलब क्या होता होगा। यह रकम इतनी बड़ी थी कि पूरी सल्तनत का वजूद हिल जाए। अब असली लूट शुरू हुई। दिल्ली को 5 हिस्सों में बांटा गया और हर हिस्से से खजाना वसूला गया। आनंद राम मुखलिस ने लिखा, लोगों ने अपने आंगनों में खड़े होकर जहर पी लिया। कई ने अपने गले पर खुद छुरी फेर ली। 340 साल की जमा पूंजी एक ही रात में हाथ बदल गई। नादिर शाह का खजाना अब भरने लगा। लाल किले से तख्ते ताऊस निकाला गया, वही तख्त जिस पर कोहिनूर और तैमूर रूबी जड़े थे। इतिहासकार मिर्जा मेहदी अस्तराबादी ने लिखा, इतनी दौलत मैंने सपनों में भी नहीं देखी थी।
दिल्ली का खजाना दुनिया का सबसे बड़ा खजाना लग रहा था। रत्न, जवाहरात, सोना, चांदी सब महीनों तक पिघलाया गया ताकि फारस ले जाया जा सके। नादिर शाह ने अपने तंबुओं तक को हीरों से जड़वा दिया। उसके हथियार, उसके कपड़े, यहां तक कि उसके घोड़ों की सजावट भी रत्नों से सजी हुई थी। यह वैभव इतना अजीब था कि देखकर लगता था जैसे धरती की सारी दौलत ही यहीं इकट्ठा हो गई हो। लेकिन इस लूट के बीच भी वो दिखावटी शिष्टाचार बनाए रखता था। मोहम्मद शाह को बगल में बिठाकर दरबार में लाता ताकि लोग समझें कि दोनों बादशाह बराबर हैं, पर असलियत ये थी कि मुगलिया ताज अब नादिर के पैरों में गिर चुका था। और फिर आया 6 अप्रैल 1739 का दिन। नादिर शाह ने एक शादी का ऐलान किया, अपने बेटे नसरुल्लाह की शादी शाहजहां की परपोती से। यमुना किनारे आतिशबाजी हुई, जश्न मनाया गया। बाहर से देखने वालों को लगा कि सब कुछ सामान्य है, लेकिन दिल्ली के दिलों पर उस नरसंहार के जख्म ताजा ही थे। और फिर हुआ एक और किस्सा, कोहिनूर का। कहा जाता है कि मोहम्मद शाह ने कोहिनूर अपनी पगड़ी में छुपा रखा था। नादिर शाह ने चाल चली, उसने दोस्ती का इजहार किया और कहा, आओ पगड़ी बदल लें, भाईचारे की निशानी रहेगी। और जैसे ही उसने मोहम्मद शाह की पगड़ी हाथ में ली, उसकी आंखें चौंधिया गईं। हीरे की चमक देखकर उसके मुंह से निकला, कोहिनूर, रोशनी का पर्वत। तभी से वो हीरा इसी नाम से जाना गया। दिल्ली के लिए ये दिन जलते हुए सपनों जैसे थे। लाल किले के महलों में जहां गजलें गूंजती थीं, वहां अब विदेशी सैनिकों की गालियां गूंज रही थीं। चांदनी चौक, जहां तवाइफों के नृत्य और कवियों की महफिलें होती थीं, अब सड़ती लाशों से भरा पड़ा था। और हर कोई जानता था कि मुगलिया सल्तनत अब पहले जैसी नहीं रही। मई 1739, नादिर शाह दिल्ली छोड़ने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसके जाने से पहले शहर को एक बार फिर एक जख्म मिला। दिल्ली की दौलत, दिल्ली का खजाना सब उखाड़ कर ले जाया गया। सैकड़ों हाथी, हजारों ऊंट और 12,000 घोड़े सब लदे हुए थे सोने चांदी से, हीरों से, जवाहरात से। 8 पीढ़ियों का जमा खजाना अब परदेश की तरफ रवाना हो रहा था। लोग बस देखते रहे, कोई विरोध करने की हिम्मत न जुटा सका। ये सिर्फ दिल्ली की दौलत की लूट नहीं थी, ये उस सल्तनत की रूह की लूट थी जो कभी काबुल से लेकर दक्कन तक पर हुकूमत करती थी।